भैया यार 9th में हूँ, रोना आ रहा है क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास आ गए। सबने मैराथन करा दी, रिवीजन करा दिया, एनसीईआरटी पढ़ा दी, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया आकर के कि बेटा ये लो 33 क्वेश्चंस, ऐसे 33 क्वेश्चंस जहां से उठ करके तुम्हारा सोशल साइंस का पेपर आएगा। मैं सिर्फ सोशल साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने मिलकर के साइंस के ऐसे 33 क्वेश्चंस निपटाए जहां से उठ करके काफी स्कूल से पेपर बन चुका है, तुम्हारे भी बनेगा। अब सोशल साइंस पे आ चुके हैं और आज मैं तुम्हें क्लास 9 के ऐसे सिर्फ मात्र 33 क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां से उठ करके पूरा का पूरा सोशल साइंस का पेपर बनेगा। बस ध्यान से वीडियो देखना, एंड तक देखना, भले 2s में देखना, बट चैलेंज यही है, ये वीडियो वन गो में तुम्हें एंड तक देखना है सो दैट यू कैन गेट 100 on 100 सोशल साइंस इजीली। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक फॉर क्लास 9 दिस टाइम। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, पूरा एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करेंगे, चैप्टर वाइज जाएंगे और 33 क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल चैलेंज है ये। चैलेंज क्वेश्चन 1 क्या कहता है ये क्वेश्चन? बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है यार कि एक्सप्लेन करो कॉम्पोजिशन फ्रेंच सोसाइटी की जो लेट 18th सेंचुरी के टाइम पे थी। यानी फ्रेंच सोसाइटी, मैं नीचे हो जाता हूं, ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन, बताओ मुझे। फ्रेंच सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, 3 कैटेगरीज में बटी हुई थी, तीनों कैटेगरीज मेरे ऊपर लिख दो, बन जाएगा आंसर। क्या कैटेगरीज थी? चलो आओ हिंट देता हूँ, चलो हिंट देता हूँ। कुछ कैटेगरीज थी, याद आ रहा है? एक सबसे अमीर थे, राजा महाराजा, फिर उसके नीचे कौन आता था? उसके नीचे आते थे थोड़े से पढ़े लिखे लोग, फिर उसके नीचे कौन आता था? उसके नीचे आते थे एकदम गरीब लोग, बेचारे एकदम गरीब लोग। याद आ रहा है कुछ? 3 कैटेगरीज थी। अब उसको किस तरह से लिखना है? कॉम्पोजिशन के साथ, पॉइंट वाइज, क्योंकि सोशल साइंस में सब कुछ हमें लिखना पड़ता है पॉइंट वाइज ताकि फुल मार्क्स मिले। तो बस द कॉम्पोजिशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी वाज, इसके आगे कुछ लाइन लगा लो, वाज भी कर सकते हो या फिर वाज एज फॉलोज, वाज एज रिटन, वाज एज बेलो, इस तरह की लाइन डालिए एक को, और लाइन के बाद नीचे 1 2 3 4। अगर शॉर्ट आंसर है तो 3 पॉइंट से काम चल जाएगा, लॉन्ग आंसर है तो 5 पॉइंट लिखने होंगे। पॉइंट नंबर 1, peasants, artisans and landless made up of 90% of the population। मतलब अगर ये है बोला तो इसमें सिर्फ 10% हटा दो। ये जो पूरा 90% है, ये जो पूरा 90% है, ये पूरा 90% किसका है? ये पूरा 90% बन रहा है किनसे? पीसेंट से, आर्टिसन से और लैंडलेस लोगों से, यानी बेचारे गरीब तबके के लोगों से। काफी ज्यादा पुअर्टी थी उस टाइम पर, सबको पता है भैया। अब ये कितने थे? ये थे 90%। अब अगर बात की जाए 60%, 60% जो लैंड था वो ओन किया जाता था नोबल्स और क्लर्की के द्वारा। यानी ये दो कैटेगरीज हैं, नोबल्स और क्लर्की, पढ़े लिखे लोग, अच्छी कैटेगरी के लोग, अमीर लोग। ये क्या थे? 60% लैंड ओन करते थे। द क्लर्की एंड नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस। अब ये जो क्लर्की है और नोबिलिटी है, दोनों कैटेगरीज है ना, इन लोगों ने कई सारे प्रिविलेज भी एंजॉय करते थे। प्रिविलेज क्या होता है भैया? ये क्या अंग्रेजी का शब्द है? अबे कुछ भी नहीं है, हलवा है हलवा। क्या है? देखो, प्रिविलेज का मतलब है बर्थ बेस्ड राइट, कि उन्हें बर्थ से ही कुछ एडवांटेज मिल जाती थी बाकी लोगों के ज्यादा मुकाबले में। मतलब क्या मतलब? क्या मतलब भैया? इधर देखो, इधर इमेजिन करो अनन्या पांडे खड़ी है, वैसे नहीं, जस्ट इमेजिन अनन्या पांडे खड़ी है। वो क्या बोलती है कि बहुत स्ट्रगल किया मैंने, ये किया वो किया, बट उसको एक बर्थ बेस्ड राइट था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आ सकी, एक प्रिविलेज थी उसको, एक एडवांटेज थी। वहीं इधर अपने नवाज भाई खड़े हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनको बेचारे को बहुत लंबी स्ट्रगल करनी पड़ी क्योंकि इनके पास एक प्रिविलेज नहीं था। समझ गया प्रिविलेज का मतलब? इजी है, बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स enjoyed privileges and paid no taxes। क्या बोला? The members of the first two states enjoyed privileges and paid no taxes। सारी प्रिविलेज एंजॉय करते थे और कोई टैक्स नहीं देते थे, चाहे वो तुम्हारे नोबल्स हो चाहे क्लर्की हो, ये दोनों कोई भी टैक्स नहीं देते थे। फिर जो बेचारे, यही तो 1 और 2 ये दोनों थे ऊपर वाले, नीचे कौन था? पीसेंट्स, आर्टिसंस, ये सब लोग लैंडलेस लोग। अब जो ये पीसेंट्स वाली कैटेगरी थी, इनको बेचारे को जबरदस्ती सारी सर्विसेज देनी पड़ती थी लॉर्ड को। लॉर्ड यानी ये जो ऊपर की कैटेगरीज हैं। द थर्ड स्टेट हैड टू पे वेरियस टैक्सेस आल्सो, यानी उनसे टैक्स नहीं ले रहे हैं जो अमीर हैं, बल्कि जो गरीब पॉपुलेशन है सिर्फ उनसे टैक्स ली जा रही है। मतलब बिल्कुल, खैर नहीं बोलूंगा वरना मेरे घर पे रेड पड़ जाएगी। इधर देखो, इधर। दिस लेड टू एन अनरेस्ट अमंग द थर्ड स्टेट। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से एक अनरेस्ट आया, एक बहुत ज्यादा बदला लेने की भावना आई, बहुत ज्यादा बेकार फील हुआ। किसको? थर्ड स्टेट को। थर्ड स्टेट क्या है भैया? अरे भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? नोबिलिटी,
क्लर्गी और अपना पीसेंट्री, ये जो तीन थे। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ जैकबिन क्लब इन फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ना काफी सारे हथियार चल रहे थे, सब लोग लोडेड थे, मगर एक ग्रुप था जो हथियार से गोली नहीं मार रहा था, अखियों से गोली नहीं मार रहा था, वो लंबी लंबी पैंट्स, लाल लाल कलर की पैंट्स पहन करके गोली मार रहा था, जिसका नाम था जैकबिन क्लब। क्या लिखना है इनके बारे में, देखो ध्यान से। जैकबिन क्लब वाज फॉर्म्ड, रुको रुको रेड पेन ले लेता हूं तुम्हारे लिए, वरना बोलोगे भैया दिख नहीं रहा है। जैकबिन क्लब क्या था, याद करो। जैकबिन क्लब वाज फॉर्म्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान दियर फॉर्म ऑफ एक्शन। गवर्नमेंट की पॉलिसी डिस्कस करते थे, अपना एक्शन बनाते थे। कैसा एक्शन? इन मेंबर्स बिलोंग टू लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसके मेंबर लेस प्रॉस्परस सेक्शन से थे, यानी क्लर्गी या फिर नोबिलिटी से नहीं थे, ठीक है, मिडिल क्लास थे, पीसेंट्री थे। जैकबिन्स in 1792 planned an insurrection of a large number of Parisians. On August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred King's Guard and held the king's hostage. मतलब 10 अगस्त को ये घुस जाते हैं इन दी पैलेस ऑफ टुइलरीज, और उसके बाद सब उथल पुथल करके किंग को बना लेते हैं होस्टेज। होस्टेज समझते हो ना, कि मतलब मैंने किसी को किडनैप किया, उस पर गोली लगा ली छोटे से बच्चे पर, अब बोला ओए मुझे 50 लाख रुपए दे वरना मैं इसको उड़ा दूंगा, तो ये बच्चा मेरा होस्टेज हो गया। उस तरह से इन्होंने किसको बनाया होस्टेज? किंग को बना लिया होस्टेज। कहां के किंग को? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज के। अगला, लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। फिर असेंबली ने वोट किया, ये जो रॉयल फैमिली है इसको इम्प्रिजन करो, यानी इसको जेल में बंद करो, ठीक है भैया। Elections were held and all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. देखो होता क्या था ना, बड़ा ही नाइंसाफी वाला कानून था। क्या कानून था? कि सिर्फ पहली बात तो मेन को अलाउड था वोट देना, और उस मेन में भी पता है किसको? जिसकी एज 21 प्लस है और जिसके पास कुछ वेल्थ है। सर्टेन क्राइटेरिया था कि जिसके पास पैसा रहेगा वो ही वोट दे सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, सिर्फ अमीर लोग वोट देंगे तो अमीर लोग को जितवाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि अब जो असेंबली है, अब जो रूल आएगा कि 21 साल के बड़े लोगों को, सबको, चाहे वेल्थ हो चाहे ना हो, सारे मेन को वोट मिलेगा, राइट का, वोट करने का राइट मिलेगा, ठीक है। अगला, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन। अभी जो नई असेंबली बनी इसको कन्वेंशन नाम दिया गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। मतलब कितना बड़ा रोल था जैकबिन क्लब का कि 21 सितंबर 1792 में मोनार्की को हटा करके फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया गया। ये सारे पॉइंट्स देख लेना, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। चलो अगला क्या है? चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। याद रखना हम यहां पर फोकस कर रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। मैंने अपने इतने महंगे टूल से तुम्हारे लिए क्वेश्चंस खोद खोद कर ढूंढे हैं, और हर एक क्वेश्चन बड़ा कीमती है, ध्यान से देखना। अगला, एक्सप्लेन द थॉट्स एंड बिलीव्स ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के थॉट्स और बिलीव्स को बताना है, व्हिच कन्विंस द वर्कर्स टू एंटर इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द कैपिटलिस्ट। मतलब भाई कार्ल मार्क्स चाचा, जो अपने कार्ल मार्क्स चाचा थे ना, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि जिनके कहने पर सारे के सारे वर्कर्स लड़ने को तैयार हो गए कैपिटलिस्ट लोगों से। कैपिटलिस्ट मतलब भैया जिनके पास पैसे है, जो वर्कर से काम करवाते हैं, अमीर लोगों से लड़ने के लिए। कैसे कह दिया था? क्या ऐसा बोला? वो थॉट्स हमें जानना जरूरी है। क्या थॉट्स थे कार्ल मार्क्स चाचा के? ध्यान से सुनना। नंबर 1, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या हैं? वर्कर्स हैं। जब ये काम करेंगे इनकी बिल्डिंग में, इनकी बिल्डिंग, ये क्या हो रहा है? बिल्डिंग, इंडस्ट्री में, तभी तो इनके घर में पैसा आएगा। किनके घर में? ये जो अमीर लोग अपने बैठे हुए हैं, यानी वर्कर्स काम करके, वर्कर्स इनकी फैक्ट्री में काम करते थे, इनकी इंडस्ट्री में काम करते थे, और तब इन अमीर लोगों के पास, कैपिटलिस्ट लोगों के पास पैसा आता था। बिल्कुल सही बात है भैया। अब इनका क्या कहना हुआ कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट है, प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट का है वो वर्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट कंडीशन जो वर्कर्स की है वो तब तक इंप्रूव नहीं होगी जब तक कैपिटलिस्ट वेल्थ एक्यूमुलेट करते रहेंगे। मतलब कंडीशंस ऑफ वर्कर कुड नॉट इंप्रूव टिल कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेटेड वेल्थ। मतलब हम गरीब लोग ही पैसा जमा कर रहे हैं इनके लिए काम करके, और इनको पैसा दे रहे हैं, और जब तक ये पैसा इनको हम देते रहेंगे, ये पैसा जमा करते रहेंगे हमसे, तब तक
कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी। हम वर्कर्स की बात करते थे कार्ल मार्क्स साहब। थर्ड, वर्कर शुड ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोला कि वर्कर जितने भी हैं सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिज्म का माइंडसेट ही ओवरथ्रो कर दो, यानी छोड़ दो, मोह माया से दूर हटो और इस सिस्टम से दूर हटो कि अमीर काम करेगा, मतलब गरीब काम करेगा अमीर लोगों की फैक्ट्री में ताकि अमीर लोगों के पास पैसा है। ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट ही हटा दो। वर्कर शुड कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। उन्होंने बोला कैपिटलिस्ट सोसाइटी हटाओ, पैसे पर बेस्ड सोसाइटी हटाओ, एक सोशलिस्ट सोसाइटी लेकर के आओ जहां पर पैसे के हिसाब से डिवीजन ना हो और एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी हो जहां पर सारी प्रॉपर्टी वुड बी सोशली कंट्रोल्ड, जहां पर सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा सोशली कंट्रोल किया जाएगा। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट स्टेट। इस जगह को, ऐसे एक देश को, ऐसे एक नेशन को क्या बोला जाएगा? एक कम्युनिस्ट स्टेट, जहां पर पैसा कैसे कंट्रोल हो रहा है? सोशली। फिफ्थ पॉइंट, कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट ऑल ऑफ दिस वुड हेल्प द वर्कर्स विन ओवर द कैपिटलिस्ट। उनका मानना था कि जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी इनकी सोच है, इससे हमारे ये वर्कर्स, बेचारे गरीब वर्कर्स काम कर रहे हैं ना फैक्ट्रीज में, ये कैपिटलिस्ट लोगों के ऊपर जीत सकते हैं। तो ये पांचों पॉइंट्स याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स चाचा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए। अगर मैं तुम्हें एक बार फिर से बताऊं तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पहला कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, कंडीशंस वर्कर्स की, फिर वर्कर शुड ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, फिर वर्कर शुड कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, और कार्ल मार्क्स बिलीव्ड कि ये सब कुछ सही कर देगा। देन अगला क्वेश्चन भैया क्या है? अगला क्वेश्चन और ही इजी है यार, ये देखो, हाईलाइट द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस दैट लेड टू रशियन रिवॉल्यूशन। ये वो रशियन रिवॉल्यूशन नहीं है जो हम क्लास में बैठ करके कर रहे होते हैं, ये रशियन रिवॉल्यूशन असली रशियन रिवॉल्यूशन है, ठीक है? ज्यादा दिमाग मत चलाओ, इधर आ जाओ, देखो ध्यान से। ये सिंपल से 5 पॉइंट्स देखो। पहला, ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडीशंस ऑफ पीसेंट्स, मैं तुम्हें सिर्फ पॉइंट्स रिवाइज करा रहा हूं, फटाफट से जो लिख के आने हैं। कंडीशंस ऑफ पीसेंट्स हु अर्न देयर लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। थर्ड पॉइंट, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री क्या हालत है? फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इन इक्वल नंबर्स, दोनों इक्वल नंबर्स में थे, फैक्ट्री वर्कर्स भी और क्राफ्ट्समैन भी। फिर कंडीशन ऑफ वर्कर क्या थी? देयर वर्किंग आवर्स वर समटाइम्स अप टू 15 आवर्स। मतलब सोचो यार, वर्किंग कंडीशन ही रिडिफाइंड है, 15-15 घंटे काम करवा रहे हैं। एंड फिफ्थ, स्टेटस ऑफ नोबल्स, यानी जो नोबेलिटी वाली थी, जो सबसे ऊपर वाली अच्छी वाली कैटेगरी थी, अमीर वाली कैटेगरी, गॉट देयर पावर बाय सर्विंग तसार, तसार को सर्व करते थे इसलिए पावर मिलती थी। पीसेंट्स वांटेड लैंड ऑफ नोबल्स, और पीसेंट चाहते थे कि हमको नोबल्स का लैंड मिल जाए। ये था 5 पॉइंट। इन सारे कारणों की वजह से आखिरकार जा करके हो गया सबसे बड़ा युद्ध, रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलो आगे देखो। अरे मेरा वेपन नीचे गिर गया, तुम इधर फोकस करो। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, क्या है? क्या है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? स्टेट द वर्डिक्ट ऑफ नरम्बर्ग, एक मिनट, स्टेट द वर्डिक्ट ऑफ नरम्बर्ग ट्रिब्यूनल, व्हाई डिड द एलायंस अवॉइड हार्ड पनिशमेंट ऑन जर्मनी। मतलब भैया ये बताओ कि क्या वर्डिक्ट था नरम्बर्ग ट्रिब्यूनल का, और साथ ही साथ ये भी लिखो व्हाई डिड द एलायंस, जो एलायंस पावर थी, क्यों उन्होंने हार्ड पनिशमेंट अवॉइड करी जर्मनी को देने से। बताओ क्या था? थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करो, थोड़ा थोड़ा याद करो, थोड़ा थोड़ा सोचो बस। क्या होता है सोशल साइंस में, जब तुम्हें नहीं याद आए ना, थोड़ा सा उसके आसपास की भी स्टोरी लिख करके आओगे तो स्कूल वाले मार्क्स नहीं काटेंगे। बस आसपास का भी लिख दिया तो काम चल जाएगा। देखो ध्यान से देखना। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल व्हिच वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट द नाजीज फॉर कमिटिंग ग्रेव क्राइम अगेंस्ट humanity which involved killing of innocent civilians in Europe sentenced only 11 Nazis to death, some were given life imprisonment। क्या बोला कि ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? कि प्रोसिक्यूट किया जा सके किनको? नाजीज को, जो कमिट कर रहे थे ग्रेव क्राइम। कौन सा क्राइम? ग्रेव क्राइम। किसके खिलाफ? ह्यूमैनिटी के खिलाफ था, जिसमें कई लोगों को, मासूम सिविलियंस को मारा गया था। इनको सेंटेंस किया गया 11 नाजीज को, खाली 11 नाजीज को डेथ के लिए सजा दी गई। Some were given life imprisonment, यानी सिर्फ 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा, और कुछ को सिर्फ कारावास, क्या बोलते हैं? आजीवन कारावास, कि जब तक जिंदा रहोगे लाइफ इंप्रिजनमेंट में रहोगे, जेल में रहोगे। अब एलाइज लोगों ने, एलाइज पावर ने क्यों अवॉइड किया हार्श पनिशमेंट और जर्मनी? बताओ। बिकॉज ये पॉइंट देखो, ध्यान से देखो। पहला, दे डिड नॉट वांट टू रिपीट द मिस्टेक्स कमिटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेयर दे इम्पोज्ड harsh terms on Germany by virtue of Treaty of Versailles, which resulted in the rise of Hitler। क्योंकि इनको पता था कि हमारे ही वजह से, तो जब हमने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में जब हमने राइज करवा दिया हिटलर साहब का,
अरे यार याद करो याद करो याद करो याद करो, जर्मनी के ही वजह से, जर्मनी की ही वजह से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जब साइन हुआ तो सारी पावर आ गई हिटलर के पास। हिटलर ने खूब फायदा उठाया और बहुत कुछ गलत किया, तो ये अपनी मिस्टेक दोबारा कमिट नहीं करना चाहते थे। दे डिडंट वांट टू रिपीट देयर मिस्टेक। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वर फिजियोलॉजिकली डैमेजिंग फॉर द जर्मन्स। यानी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो था ना, ये ऑलरेडी डैमेजिंग था जर्मन्स के लिए ऑलरेडी। कैसे डैमेजिंग था? फिजियोलॉजिकली। एंड ऑल्सो प्रूव टू बी अ नेशनल शेम, कि ये नेशनल शर्म की बात थी। और द ट्रीटी हैड सोन द सीड्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सबका मानना है कि इसी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज बोए गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की गई थी। वर्ल्ड वॉर, this made the allies cautious enough of not being very harsh on Germans again, कि अब जर्मन्स पर यार ज्यादा हार्श नहीं होना है, ठीक है, ज्यादा हार्श नहीं होना है। इसीलिए मोदी जी भी शायद जर्मन्स पर उतना हार्श नहीं होते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखो, ये क्या है? ये कुछ नाजी मिलिट्री खड़ी हुई है हमारी जर्मन में, जो भी नाजी फैक्ट्री, क्या बोला मैंने? फैक्ट्री बोले तो मिलिट्री, मिलिट्री में इतने लोग भरे हुए थे जैसे लग रहा है कि एक फैक्ट्री है। ये क्या है? नाजी के लोग, यानी नाजी जर्मनी, वो हिटलर का जमाना। एक्सप्लेन ब्रीफली द मेन कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ नाजी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, कि भाई क्या ऐसे कॉजेस थे जिसकी वजह से नाजी डिक्टेटरशिप का आना पड़ गया? बताओ, सोचो सोचो सोचो, क्या कॉजेस हो सकते हैं, बताओ। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। द मेन कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ नाजी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी वर एज फॉलोज। अब जितने पॉइंट बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हें रिटेन करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का सबसे ज्यादा चांस है कि ये रिपीट हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिफीट, जो पहली वर्ल्ड वॉर में हार मिली, सबसे बड़ा रीजन तो यही है। दूसरा पॉइंट, वीकनेस ऑफ वेइमार रिपब्लिक, वेइमार रिपब्लिक एकदम वीक पड़ गया। कैसे हुआ? क्या हुआ? द वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स व्हिच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। ठीक है भैया। ड्यू टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वन पार्टी रूल बिकेम एन इम्पॉसिबल टास्क leading to a rule by coalitions. Another defect was Article 48, which gave the president the power to impose emergency and suspend civil rights rule by decree. क्या बोला गया? मेन पॉइंटर्स क्या है इसमें? कि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी कुछ डिफेक्ट्स थे जिसके वजह से अनस्टेबल और वल्नरेबल चीजें हुई और डिक्टेटरशिप हुआ। ठीक है, कौन डिक्टेटरशिप से वल्नरेबल हुआ? बताओ कौन हुआ? वेमर, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दिक्कत थी। फिर ड्यू टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वन पार्टी रूल बिकेम एन इम्पॉसिबल टास्क, वन पार्टी रूल तो आ ही नहीं सकता। लीडिंग टू अ रूल बाय कोalition, कोalition से गवर्नमेंट चल रही थी, यानी मिली जुली सरकार चल रही थी मिला करके। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या गलती थी? कि इसने प्रेसिडेंट को पावर दे दिया था इमरजेंसी लगाने का और सिविल राइट्स एंड रूल को सस्पेंड कर देने का। क्या इंडिया में भी इमरजेंसी कभी लगी है? कमेंट करके बताना मुझे। इधर देखो ध्यान से। अगला थर्ड पॉइंट, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, जिनको नहीं पता है प्लीज याद रखो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्मनी was forced to sign the treaty of Versailles with allied powers. This made Germany to lose its overseas colonies. सारी ओवरसीज कॉलोनीज खोनी पड़ गई जर्मनी को। A tenth of its population, कितना कितना 10th of its population, मतलब 10% पॉपुलेशन खोनी पड़ गई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, जो भी एरिया था, टेरिटरी मतलब जो भी एरिया था, जितना एरिया आता था इसके अंडर, उसका 13% खोना पड़ गया। एंड मैनी मोर, और भी बहुत कुछ। बस तुम्हें क्या डेटा रखना है? 10% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, a tenth of its population, 13% of its territories। ठीक है। The Allied powers demilitarized Germany। क्या बोला गया है? जो Allied powers हैं, इसने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, मिलिट्री ही हटा दिया तरीके से। The Allied armies also occupied the resource rich Rhineland। राइनलैंड एक एरिया जहां पे काफी रिसोर्सेज थे, इसको भी ऑक्यूपाई कर लिया राइट पावर्स ने। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद द वर्ल्ड वॉर गिल्ट क्लॉज, क्या बोला? द वॉर गिल्ट क्लॉज फोर्स जर्मनी टू पे €6 बिलियन एज वॉर डैमेजेस टू द एलाइड पावर्स। कि भाई ये जो गिल्ट क्लॉज डाला गया था, इसके कारण €6 बिलियन अलग से पे करने पड़ गए डैमेजेस की वजह से एलाइड पावर्स को। समझ गए? सब मिलाकर के जर्मनी का ही लॉस है। अब बेचारे का मोहे मोहे हो गया है, रो रहा है जर्मनी, बिल्कुल रोना आ गया है। फोर्थ पॉइंट देखो ध्यान से, इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या इकोनॉमिक क्राइसिस था? जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट, इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, वेट 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 वेट, क्या लिखा है?
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40%, यानी जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, 40% तक गिर गई। एंड ड्यू टू ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ। जो नेशनल इनकम थी यूएसए की, ये कितनी कम हो गई? हाफ, यानी 50%, leading to shutdown of the factories. The exports fell down and farmers suffered the most during the depression. मतलब एक्सपोर्ट भी गिर गया। अब भाई खुद की ही, जब अपनी खुद की ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 50% से गिर गई है, तो ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट भी गिरेगा, और अगर एक्सपोर्ट गिर जाएगा तो फार्मर्स बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा फार्मर्स को डिप्रेशन की वजह से, ग्रेट डिप्रेशन जो आया था। ईयर इसका क्या आया था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का? फटाफट से कमेंट में जो भी टॉपर यहाँ पर बैठा है, क्लास 9th का टॉपर, फटाफट से कमेंट करके बता दो यार, छोटी सी चीज है, सिंपल सी चीज है ना। 5th पॉइंट, मास अनएम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स ऑफ जर्मनी लॉस्ट देयर जॉब्स एंड वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स और लाइंड अप एट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जॉब्स डिसअपीयर्ड एंड यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज। पता है बेटा क्या होता है, किसी भी देश में जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, वहां पर बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज होने लग जाती हैं, और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट फोकस करना चाहिए। बट जर्मनी में ऐसा हुआ नहीं उस टाइम पर। फिर 6th, जर्मन पीपल थॉट दैट हिटलर वुड बी अ गुड डिक्टेटर एज ही प्रॉमिस्ड टू अनडू द इनजस्टिस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। क्या प्रॉमिस किया था हिटलर ने कि जो भी गलत जर्मनी के साथ हुआ है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करने के बाद, वो सबको मैं अनडू कर दूंगा, सबको सही कर दूंगा। He also promised to give employment to those looking for work. Later, the Nazi Party became the largest party with 37% vote in Reichstag. 37% वोट मिला नाजीज पार्टी को, यानी हिटलर की पार्टी को, और लार्जेस्ट पार्टी बन गई। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स थे, ध्यान से देखो। 3 पॉइंट इधर तुम्हारे, 3 पॉइंट ये वाले, ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द नाजीज प्रोड्यूस, अबे प्रोसीड, ध्यान से पढ़ यार, ध्यान से पढ़। यही छोटी मोटी गलती एग्जाम में होती है। ठीक है, मैं सुबह 10 घंटे से शूट कर रहा हूं, बट फिर भी तुम्हारे लिए लगा हुआ हूं कि भाई पूरा मुझे कंप्लीट करवाने हैं, साइंस हो, सोशल हो, कुछ भी हो। ध्यान से पढ़ो। हाउ डिड द नाजीज प्रोसीड टू रियलाइज देयर मर्डरर्स रेशियल आइडियोलॉजी बाय एलिमिनेटिंग द अनडिजायरेबल्स? एक्सप्लेन। क्या बोला गया है? नाजीज ने ऐसा कैसे किया कि जो मर्डरर्स थे उनकी रेशियल आइडियोलॉजी को एलिमिनेट किया जाए, अनडिजायरेबल्स को एलिमिनेट किया जाए। क्या बोल रहा हूं? हाउ डिड द नाजीज प्रोसीड टू रियलाइज देयर मर्डरर्स रेशियल आइडियोलॉजी बाय एलिमिनेटिंग द अनडिजायरेबल? कैसे उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है? कैसे किया था? पता है ना लॉजिक? आ जाओ, याद करा देता हूँ। इसका आंसर मुझे तुमसे कमेंट में चाहिए। मैं यहाँ पर बस इतना बताऊंगा, ये 3 पॉइंट्स देखने से भी पहले मैं इसको ढक लेता हूँ, ठीक है, छुपा लेता हूँ। इसके पहले तुम कमेंट करके बताओ, क्योंकि एक इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 गो। अब देखो इधर क्या है। Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire, as they were mentally or physically unfit Germans, gypsies, blacks, Russians and Poles। क्या बोला गया कि जैसे ही पावर में नाजीज आते हैं, तुरंत ही इंप्लीमेंट कर देते हैं ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन। कि कहते हैं भाई यहां तो मैं अपना ना एक सपना पूरा करूंगा कि मैं एक्सक्लूसिव रेशियल कंट्री बना दूंगा, रेशियल लैंड बना दूंगा, जहां एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्योर जर्मन्स रह रहे हो। जैसे कि जितने भी बाकी पॉपुलेशन है सबको एलिमिनेट करो, सबको भगाओ। जैसे कि चाहे वो जिप्सीज हो, ब्लैक्स हो, रशियंस हो या पोल्स हो, सबको भगाओ और सिर्फ यहाँ पर प्योर जर्मन्स रहेंगे। सेकंड, बट ज्यूस रिमेन द मोस्ट सफर्ड, या बोलूं तो द वर्स्ट सफर्ड, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा यार। सबको ये पता भी है, काफी फेमस है ये चीज, काफी दर्दनाक चीज है कि ज्यूस को कितना ज्यादा सफर करना पड़ा नाजी जर्मनी में। दे वर स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूसरर्स, मतलब इनको स्टीरियोटाइप किया जाता था। अब जैसे आज के जमाने में तुमने देखा होगा कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक रिलीजन को पकड़ लेती हैं और कहती है इसने हमारे भगवान के साथ ऐसा किया वैसा किया, ये तो दुश्मन है। इसको कहते हैं मैनिपुलेट करना, मेजोरिटेरियनिज्म करना। क्लास 10th में आओगे तो तुम पढ़ोगे ये सारी चीजें। वही कर रहा था उस टाइम पे नाजी भी। क्या कर रहा था हिटलर कि जितने भी ज्यूज थे ना, इनको बोल दे रहा था कि ये तो, इनको स्टीरियोटाइप कर रहा था। कैसे स्टीरियोटाइप? यानी कि उसको किसी एक जानबूझ के एक तरीके से डिनोट करना, उसकी एक सिंबॉलिक इमेज बनाना। कैसी इमेज बनाई जा रही थी कि ये किलर्स हैं किनके? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के,
और यूजर्स के। सोचो इस तरह से इमेज किसी की खराब की जाती है, किसी एक सोसाइटी की, किसी एक कम्युनिटी, किसी एक रिलीजन की, और उसको तबाह किया जाता है। ये सब कुछ प्लान्ड किया जाता है। Until medieval times, Jews were bad from owning land. They survived mainly through trade and money lending. They lived in separately marked areas called ghettos. कि अब इस टाइम में बेचारे ज्यूज को हटा दिया गया था हर जगह से, इनको स्टॉप किया गया, बैन कर दिया गया कि ये लैंड नहीं ओन कर सकते। सर्वाइव करते थे मेनली ट्रेड से और मनी लेंडिंग से, पैसे किसी को उधार दिए, कुछ इंटरेस्ट पे ले लिए, इस तरह जीवन यापन हो रहा था। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड एज ghettos. एमसीक्यू में आ सकता है कहां रहते थे ये? ghettos. ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 4, they were often persecuted through periodically organized violence and exclusion from land. All this had a precursor in the trading Christian hostility towards Jews for being the killers of Christ. देखो इनके साथ ना यार periodically organize किए जाते थे कुछ violence और expulsion from land. क्यों? क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में ऑलरेडी डाल दिया गया था कि लोगों ने क्या किया है, जूस लोगों ने, इन्होंने मारा है क्राइस्ट को, किलर्स हैं क्राइस्ट के। पॉइंट नंबर 5, however Hitler's hatred of the Jews was based on pseudo scientific theories of race. मतलब जो हिटलर का जो ये हेट था, नफरत था ज्यूस के प्रति, ये बिल्कुल स्यूडो साइंस था, यानी कि फॉल्स साइंस था। स्यूडो मींस फॉल्स, झूठी साइंस, और झूठी साइंटिफिक थ्योरी थी जिसके वजह से कन्वर्जन होता रहा was no solution to the Jews problem. It could be solved only through their total elimination. यानी हिटलर ने तो ये बोल दिया ना कि ये तो भाई किलर हैं, ये तो किलर्स हैं जीसस क्राइस्ट के, तो इनको कन्वर्जन से नहीं किया सकता है। ठीक, यानी ये नहीं कि तुम इनको ज्यूस रिलीजन से कन्वर्ट करा करके जर्मन में ले आओ या फिर किसी और रिलीजन में ले आओ और इनको बोल दो कि चलो अब ठीक है। नहीं, कन्वर्जन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर रिलीजन कन्वर्जन से काम नहीं चलेगा, कन्वर्जन से काम नहीं, एलिमिनेशन चाहिए। यानी इनको पूरे इस देश से निकालो। मारना शुरू कर दिया गया था पीरियोडिकली इनको, किस तरह से चैम्बर्स में डाला जाता था, गैस चैम्बर्स में, सबको ये बात पता है, बहुत ही फेमस। अगला, हिस्ट्री खत्म करके हम कूद चुके हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी मेरा फेवरेट है क्योंकि यहां हम यूज करेंगे मेरा फेवरेट व्हीकल, बुलडोजर। यहां हम कुछ मिनरल्स निकालेंगे, कुछ ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आओ खुदाई करते हैं, शुरू करते हैं अपना ज्योग्राफी का सफर विद क्वेश्चन नंबर 8, starting with the first question. Explain the major reason for 2 hours time difference in local time between AP and G. क्या बोला मैंने? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। गुजरात इधर तरफ है ना और अरुणाचल प्रदेश इधर तरफ है। अब टाइम डिफरेंस क्या रहता है? 2 घंटे का कुछ टाइम डिफरेंस होता है। बताओ क्यों? क्यों? गुजरात एकदम इस साइड पे है हमारी कंट्री के, और आंध्र प्रदेश एकदम इस साइड पे है, ये वेस्ट ये ईस्ट। अब क्यों होता है ये? लॉजिक समझो ज्योग्राफी के हिसाब से। पॉइंट नंबर 1 2 3, 3 पॉइंट लिख के आने होंगे। पहला, अरुणाचल प्रदेश इज अप्रोक्सीमेटली 30.8 डिग्री लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली 30.8 डिग्री पे आता है अरुणाचल प्रदेश। वहीं द सन रेज टेक 4 मिनट्स टू ट्रेवल 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनली। क्या बोला? कि ये 30.8 डिग्री पे है। वहीं ये 4 मिनट लेता है 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री ट्रेवल करने में सन रेज 4 मिनट्स लेती हैं, 4 मिनट्स। तो क्या होगा कि हम 30.8 डिग्री कैसे करेंगे? 30 से इंटू कर दो, 4 इंटू 30 लगभग 120 मिनट, और 120 मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया, सिंपल 2 आवर आ गया भैया। इसलिए 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, हेंस द टाइम डिफरेंस इज ऑफ 2 आवर्स। ओके, इजी इजी पीजी, हलवा क्वेश्चन, बहुत हलवा यार, कुछ नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। लगभग 1/3 हमारा चैलेंज खत्म होने वाला है, बस 33 क्वेश्चंस करने हैं। ध्यान से देखना। Which neighboring island country lies to the southeast of India? क्या बोला मैंने? बोला कि which neighboring island country lies to the southeast of India and name the water bodies that separate this island country from India. India बताओ। अब मैं आता हूं वापस देसी हिंदी वाले वर्जन पे। सिंपल सी बात पूछी जा रही है, साउथ ईस्ट में, इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा देश है? बताओ। अरे भाई, श्रीलंका ही तो एक है हमारे थोड़े से कदमों में नीचे। श्रीलंका इज द नेबरिंग आइलैंड कंट्री दैट लाइज द साउथ ईस्ट ऑफ एशिया। द 2 वाटर बॉडीज जो इसको सेपरेट करती हैं वो कौन सी हैं? पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये 2 वाटर बॉडीज याद रखना। आगे आ जाओ।
अगला सवाल, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे हम कूद चुके हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कूद चुके हैं। इधर देखो, यही होता है जब यार शुरू से लंबी लंबी क्लासेस लो, सुबह से मैं 10 घंटे से पढ़ा करके स्लिप 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 स्लीप शेड्यूल की डायरा 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 कर दी है। तुम भी थोड़ा एग्जाम टाइम पे स्लीप शेड्यूल की डायरा 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 कर दो, पूरा फोकस इधर ले आओ। क्या पूछा है, व्हाट आर डन्स, डिफरेंशिएट बिटवीन इनर हिमालयाज एंड लेसर हिमालयाज। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इसमें मैं तुम्हें रेड कलर से दिखाता हूं। चलो, ये है आउटर लेयर 1, ये है इनर लेयर बीच वाली 2, और ये है एकदम इनर लेयर हिमालयाज की 3। 1 2 3, 1 वाली है ग्रेटर हिमालयाज, फिर लेसर हिमालयाज, फिर शिवालिक। ठीक है, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। चलो, ये जो हमारी ग्रेटर हिमालयाज है यही क्या कहलाती है, इनर हिमालयाज। इधर आ जाओ, उसी के बारे में हमें लिख देना है। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, एक सेकेंड पेन चेंज कर दिया जाए, कौन सा कलर लिया जाए तुम्हारे लिए बताओ, ग्रीन ले ले, चलो ठीक है ग्रीन कलर। क्या लिखा है देखो, द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज lying between the lesser Himalayas and the Shivaliks are known as duns। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है ना, किसके बीच में, लेसर हिमालयास और शिवालिक्स के बीच में। इधर देखो, लेसर हिमालयास और शिवालिक्स यानी सेकंड और थर्ड के बीच में भी जो एरिया रहेगा, जो लॉन्गिट्यूडनल जो एरिया रहेगा, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज रहेंगी, इनको बोलते हैं हम लोग डन्स। ठीक है भैया। द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेटर और इनर हिमालयास और द हिमाद्री, यानी जो नॉर्थर्न मोस्ट रेंज है, जो इनर हिमालय इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हिमाद्री। अभी मैंने दिखाया मैप पर। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स with an average height of 6000 meters and 6000 meters मतलब 6 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर कई सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिनकी एवरेज हाइट ही 6 किलोमीटर की है। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, सारे बड़े बड़े हिमालयन पीक्स, सारे बड़े बड़े पहाड़ इसी पे हैं। एंड द रेंज लाइंग टू साउथ ऑफ द हिमाद्री इज द मोस्ट रज्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और द लेसर हिमालय। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमाचल या फिर लेसर हिमालयास। देन फिफ्थ पॉइंट, कंटिन्यूअस एल्टर्ड रॉक्स विद एल्टीट्यूड बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर। क्या है, ऐसे रॉक्स पाए जाते हैं जिनकी हाइट 3700 से 4500 मीटर होती है। फिर दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू। कुल्लू मनाली जाएंगे, मैगी खाएंगे, बस वही है, कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू। बहुत बढ़िया, समझ गए। ये 6 पॉइंट में से 5 भी लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलो अगला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स क्या है, याद करो, हमने पढ़ा था कि हमारे पास 1 2 3 तीन टाइप की ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, प्लेन्स, प्लेट्यूज और कमेंट। कमेंट में चाहिए मुझे यार, इतना हल्लू सवाल तो बता दो, इसका आंसर तुम्हें मैं आगे दिखा दूंगा। क्या है आंसर नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में, ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, 7 पॉइंट्स हैं, 5 भी याद कर लो तो काम चल जाएगा। द नॉर्थर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द एलुवियल डिपॉजिट बाय द माउंटेन रिवर्स। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं माउंटेन रिवर्स के द्वारा। ठीक है, दे आर लोकेटेड बिटवीन द हिमालयन रिवर्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। कहां पर लोकेटेड है, हिमालयन रिवर्स जो नॉर्थ में है और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो साउथ में है, इनके बीच में क्या है, ऑफ कोर्स नॉर्दर्न प्लेन्स, जो भी प्लेन वाला एरिया है यार, जहां पर हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उसके बाद तुम्हारा बिहार हो गया, लिट्टी चोखा एंड स्टफ, सबको पता है। ठीक है, थर्ड, दे टर्न द सॉइल फर्टाइल ऑन द लैंड सरफेस फॉर ग्रोइंग अ रिच हार्वेस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन हो ही इसलिए पाई क्योंकि प्लेन हमारे पास है। अगर सिर्फ पहाड़ रहेगा, प्लेट्यू रहेगा, माउंटेन्स प्लेट्यू, तो प्लेन एरिया कहां से लाओगे, सब्जियां कहां पर बोगे, उसके बाद तुम प्लांटेशन है, उसके बाद फॉरेस्ट्री है, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री है, ये सारी प्रोसेस करने के लिए एक सिविलाइजेशन के लिए हमें चाहिए एक सॉइल जो कि फर्टाइल हो। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ deposits of alluvium and cover an area of 7 lakh square kilometer. Fifth, they are densely populated physiographic division of India and are believed to be highly productive in terms of agriculture। मतलब बहुत पॉपुलेटेड है यार, बहुत पॉपुलेटेड एरिया है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है किस टर्म्स में, एग्रीकल्चर में। क्योंकि मैंने तुमको बताया जो भी प्लेन्स वाले एरिया है ना, वहां पर बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती है, बहुत अच्छी
खेती बाड़ी होती है, जो कि सॉइल वहां पे फर्टाइल होती है। 6, द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैव द इंडस रिवर सिस्टम इन द वेस्ट एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन द ईस्ट। वाह भाई वाह, इससे अच्छा क्या चाहिए। वेस्ट में इंडस रिवर और उसके बाद ईस्ट में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, पानी की कोई कमी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ रिलीफ दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी रिलीफ का डिफरेंस देखा जाएगा तो 4 पार्ट्स हैं, भाबर, तेराय, भंगर और खादर। कितने? भाभर, तेराय, भंगर और खादर। ठीक है, अब भंगर और खादर में से किसको ओल्ड बोलते हैं, किसको न्यू बोलते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताओ। ये छोटे छोटे से ट्विस्टर्स मैं पूछता हूं ताकि तुम्हारे एमसीक्यू से भी फुल मार्क्स आए। यहाँ पर तो हम सब्जेक्टिव पर फोकस कर रहे हैं, एमसीक्यूज के लिए तुम पढ़लेक्स ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पर मैंने फ्री में तुम्हें नोट्स दिया है, क्विज दिया है, सैंपल पेपर दिया है, बेटा मिस मत करना। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री ऐप है, फ्री में तुमको सब कुछ मिल जाएगा। अगले पे आ जाओ, ड्रेनेज पर। और ड्रेनेज पढ़ेंगे हम बड़े मजेदार तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। ध्यान दो, डिफाइन वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्लो मेड बाय रिवर। जब रिवर फ्लो करती है तो क्या क्या डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं, ये भी बताना पड़ेगा। अरे यार, हलवा हलवा है, हलवा। क्वेश्चन नंबर 12 है हलवा, बिल्कुल हलवा। क्यों? बिल्कुल बेसिक सी बात कि an elevated area such as mountain or an upland that separates two drainage basins is called water divide। क्या बोला? कि एक एलिवेटेड एरिया, मतलब कि एक हल्का सा उठा हुआ एरिया, ये एलिवेटेड एरिया हो गया। अब जो हल्का सा उठा हुआ एरिया है, जो डिवाइड ला दे, कहां पर? जो डिवाइड ला दे दो ड्रेनेजेस के बीच में, जो ड्रेनेज बेसिन्स के बीच में, उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। द 4 ड्रेनेज पैटर्न्स आर एज फॉलोज, 4 होते हैं। पहला डेंड्रिटिक, द डेंड्रिटिक पैटर्न डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल्स follow the slope of the terrain. The stream with its tributaries resembles the branches of tree, thus the name dendritic। अब डेंड्रिटिक क्यों बोलते हैं? देखो, प्लांट ऐसा होता है, ठीक है, ऊपर का देख लिया, कभी बेटा ना नीचे का भी देखो, प्लांट की बात कर रहा हूं। ये देखो, सॉइल के नीचे ऐसे 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 रूट्स निकली होती हैं, रूट्स में भी रूट्स, ब्रांचेस 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 ब्रांचेस, नीचे भी यही हाल होता है और ऊपर भी। अब तुम ध्यान से देखोगे तो प्लांट में ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस, तो इसको डेंड्राइट्स बोल देते हैं। इसीलिए इसका नाम डेंड्रिटिक पड़ा है, क्योंकि ये ब्रांचेस जैसा दिखता है, ट्री के, पेड़ के ब्रांचेस जैसा। दूसरा, ट्रेलिस, a river joined by the tributaries at approximately right angles develops a trellis pattern। A trellis drainage pattern develops where hard and soft rock exist parallel to each other। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? जहां पर एक तरफ हार्ड रॉक हो, एक तरफ सॉफ्ट रॉक हो, दोनों पैरेलल हो, उनके बीच में क्या आता है? ट्रेलिस। ठीक है, फिर रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है? रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन अ स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी टेरेन। ठीक है। फोर्थ, रेडियल, द रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर। समझ गए? ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग अपने अगले चैलेंज की तरफ, अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। इतना हलवा क्वेश्चन, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है कि भाई एक्टिविटीज क्या है गंगा एक्शन प्लान की, फेज 1 की, initiated in 1985, were declared merged with River Conservation Plan NRCP। वाई? क्या बोला गया कि जो गंगा एक्शन प्लान है और जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, इन दोनों की एक्टिविटीज को मर्ज क्यों कर दिया गया? क्यों? और राइट इट्स मेजर अचीवमेंट। मेजर अचीवमेंट लिखो, क्यों, इसके बाद क्या क्या अचीवमेंट हुई या पॉजिटिव चीजें हुई। तो द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी reviewed the progress of the gap यानी गंगा एक्शन पॉलिसी, गंगा एक्शन प्लान, and the necessary corrections on the basis of lesson learned and experience gained from the gap phase 1। These have been applied to the major polluted rivers of the country under NRCP due to high pollution level in maximum rivers। The Ganga Action Plan phase 2 has been merged। जो phase 2 है उसको merge कर दिया गया है NRCP के साथ। The expanded NCP now covers 152 towns located along 127 interstate rivers in 16 states। मतलब 16 स्टेट्स में 27 इंटरस्टेट्स और 150 टाउन्स को कवर करता है ये मर्ज प्लान। किसको मर्ज किया गया है? एनआरसीपी को और गंगा एक्शन प्लान फेज 2 को मिक्स कर दिया गया, मिला दिया गया। पॉल्यूशन अबेटमेंट वर्क्स आर बीइंग टेकन अप इन 57 टाउन्स। अचीवमेंट क्या है कि 215 स्कीम्स लॉन्च कर दी गई है पॉल्यूशन अबेटमेंट के लिए। So far 69 schemes have been completed under the action plan। A million liter of sewage is targeted to be treated।
कि मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ सीवेज को हम ट्रीट करेंगे, पॉल्यूशन नहीं होने देंगे। ओके भैया, नहीं होने देंगे। और अगला चैप्टर है क्लाइमेट। हमारे आसपास जब मैं देखता हूं कि, खैर तुम तो बेटा आसपास क्या देखते हो सब मुझे पता है, जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, जैसे ही 11 बजेंगे, लैपटॉप ओपन, इनकॉग्निटो टैब ऑन, सुधर जाओ, ये बकवास आदतें छोड़ दो, क्योंकि क्लाइमेट तो फिर भी ठीक हो जाएगा, मगर तुम खुद को नहीं ठीक कर पाओगे अगर ये बकवास आदतें कंटिन्यूड रहेंगी। क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल उठ करके आएगा ही आएगा, ध्यान से देखो। व्हाट मेजर्स कैन बी टेक टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन ईच टाइप ऑफ डिजास्टर ऑन बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स इन आवर कम्युनिटी? बताओ बताओ बताओ, इजी क्वेश्चन। क्या मीजर्स ऐसे ले सकते हैं कि इकोनॉमिक इंपैक्ट कम कर दिया जाए हर टाइप के डिजास्टर का ऑन बिजनेस एंड इंडिविजुअल इन कम्युनिटी? बताओ। सिंपल से पॉइंटर्स हैं। नेचुरल डिजास्टर की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं हमारे बिजनेसेस को, एक इंडिविजुअल को, एक पूरी पॉपुलेशन को। तो नेचुरल डिजास्टर कैसे भी हो सकते हैं, भूकंप आ गया, पहाड़ गिर गया, पत्थर आ गया, कुछ भी हो गया यार, कुछ भी हो गया। और इन सारे नेचुरल डिजास्टर से खुद को बचाना होता है। Natural disaster can have a significant economic impact on business and individuals in a community. While it's impossible to completely eliminate the economic impacts of a disaster, there are measures that can be taken to minimize it. अब completely तो हटा नहीं सकते उसका जो भी नुकसान हुआ है। नेचुरल डिजास्टर बहुत ही खतरनाक भी होते हैं ना, बट मिनिमाइज कर सकते हैं उसका असर। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? देखो, फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस कैन डेवलप continuity plans to ensure that critical operations can continue during and after a disaster. Individuals also take actions या steps to protect their property. Property protect करने के लिए कर सकते हैं action, asset protect करने के लिए, such as purchasing insurance or investing in disaster resisting building materials. ठीक है, इंश्योरेंस ले लो या फिर डिजास्टर रेजिस्टिंग बिल्डिंग मटेरियल। एडिशनली लोकल अथॉरिटीज और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी में ऑफर अ फाइनेंशियल असिस्टेंस और अदर रिसोर्सेज टू हेल्प बिजनेस एंड इंडिविजुअल रिकवर फ्रॉम द इकोनॉमिकल इंपैक्ट ऑफ अ डिजास्टर। सिंपल, अगर मैं इतने से 3 पॉइंट निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? पॉइंटर्स में लिखना है। पहला पॉइंट कि इनको खुद के कंटिन्यूटी प्लान्स बनाने चाहिए, ठीक है, क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर। दूसरा पॉइंट, ये स्टेप्स खुद से लो, जैसे कि इंश्योरेंस ले लो या फिर डिजास्टर रेजिस्टिंग बिल्डिंग ले लो। और तीसरा पॉइंट कि जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं उनको ध्यान देना चाहिए। 3 पॉइंट निकल गए, इजी। पॉइंट्स में लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स के चांसेस रहते हैं। सोशल साइंस में ये फैक्ट है यार, बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है भैया, समझा दिया आपने, इजी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम, यानी हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। ध्यान से पढ़ो। और ये मिड वाला क्वेश्चन मैं हर बार तुम्हें चैलेंज की तरह देता हूं। क्या है चैलेंज? डिफरेंशिएट बिटवीन कोल्ड वेदर सीजन एंड हॉट वेदर सीजन ऑफ इंडिया बाय एक्सप्लेनिंग टू डिस्टिंक्टिव फीचर। बहुत इजी है, खुद से कर सकते हो। स्टिल मैं तुम्हें आंसर दिखा दे रहा हूं। बस एडवाइस ये है कि ये टेबल में लिखना, डिफरेंशिएशन टेबल में लिखना। चलो, पॉपुलेशन पर आ चुके हैं। अब ये चैप्टर बड़ा मजेदार है। क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेटमेंट वाले, डरना नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज अनइवन, प्रूव दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। कि जो इंडिया में पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। बिल्कुल है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जो भी रेड एरिया है वहां बहुत पॉपुलेशन है, जैसे कि अपना नॉर्थर्न बेल्ट, पूरा पूरा ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया, पंजाब, यूपी, बिहार, सब सब पूरा भरा हुआ है, दिल्ली, हरियाणा, और यहाँ पर बंगाल भी आ जाता है। वही नीचे अपना आ जाता है साउथ के कुछ स्टेट्स। फिर जो ऑरेंज वाला है इसमें थोड़ी उससे कम पॉपुलेशन है, और जो लाइटर शेडेड है इसमें तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है। कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सारे में बहुत कम पॉपुलेशन है। यानी जो पॉपुलेशन है ये बराबर से डिवाइड नहीं है, ये अनइवनली डिवाइडेड है। कैसी डिवाइडेड है? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से आंसर दे दो। कैसे डिवाइडेड है? अनइवन तरीके से। तो अब इसके बारे में पूरे पॉइंट्स लिखो, 5 पॉइंट्स लिखो। क्यों है अनइवन डिवाइडेड? पहला, फिजिकल फैक्टर्स। अरे भाई, फिजिकल फैक्टर्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना। पहाड़ पे तुम क्यों रहना चाहोगे? तुम तो चाहोगे ना कि तुम प्लेन एरिया पे रहो, जहां बस चल सके, रोड चल सके, कार चल सके। रजेड एंड माउंटेनस terrains as in Sikkim or lack of means of transport as in अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कोई बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट के मीडियम नहीं है। आर प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पार्स पॉपुलेशन। वहां पे कम पॉपुलेशन इसीलिए है क्योंकि माउंटेन्स हैं, कोई ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं है। दूसरा, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। लद्दाख वगैरह में तो बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है ना। कोई है लद्दाख से? बताना प्लीज। बहुत ज्यादा ठंडा है। वहीं राजस्थान देखा जाए तो बहुत अलग ही पॉपुलेशन है, मतलब बहुत ही गर्म है।
वहीं प्लेन टेरेन जो होता है, प्लेसेस विद रिच फर्टाइल सॉइल, जो भी अपना रहा नॉर्थर्न बेल्ट है, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सारा क्या है? ये सारा क्या है? फर्टाइल सॉइल है, गुड रेनफॉल है, मॉडरेट क्लाइमेट है, जैसे केरला और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लोग आराम से भर भर के रहते हैं। केरला में भी बहुत पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर अच्छा है, सॉइल अच्छी है, पॉपुलेशन इसीलिए अच्छी है। जहां पर खाना होगा, टेम्परेचर होगा, वहीं तो इंसान आके रहेंगे। बिल्कुल सही। फोर्थ, economical factors. Regions became densely populated where ample scope of starting business and industries prevail. जहां पर बिजनेस वगैरह का चांस हो। इसीलिए तुमने देखा होगा आजकल गुड़गांव, नोएडा में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं। With good transport, trade and communication, these regions have become acutely dense. Acutely dense. Fifth, political factors. Political factors being state providing security, peace and stability. Security, peace, stability एक बहुत बड़ा मैटर है, जिसके वजह से डेंस पॉपुलेशन होती है कुछ कुछ स्टेट्स में। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज माइग्रेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस? बताओ, हलवा है कि नहीं? हलवा है कि नहीं? क्या पूछा है? माइग्रेशन। अरे भाई, माइग्रेशन क्या होता है? किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना, किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में कूद जाना, ये होता है माइग्रेशन। और अगर माइग्रेशन हो रहा है, अगर माइग्रेशन हो रहा है, तो पॉपुलेशन कभी बढ़ेगी, कभी कम होगी। जहां से जा रहे हैं लोग, वहां की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और जहां पे जा रहे हैं वहां बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही, लॉजिकल क्वेश्चन, और ये रहा उसका लॉजिकल आंसर। ये सारे पॉइंट्स रीड कर सकते हो, इजी पीजी आंसर है। आ गया है सिविक्स, मेरा फेवरेट पार्ट, पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी? कि भाई डेमोक्रेसी ही क्यों? डिक्टेटरशिप है, ये है, वो है, दुनिया भर की सिस्टम्स हैं, बट डेमोक्रेसी ही क्यों? क्यों 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 क्यों? लॉजिक। आसपास देखो, सिविक्स मुझे इसीलिए पसंद है, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि हमारे आसपास है। आसपास से तुम देख सकते हो, आसपास से सीख सकते हो। व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अ डेमोक्रेसी, स्टेट एनी 5 रीजन। पाकिस्तान क्यों, जब जनरल मुशर्रफ के अंदर था, उसको एक सच में डेमोक्रेसी, असली डेमोक्रेसी नहीं बोला जा सकता? इसके 5 रीजंस फटाफट से लिख दो, इजी पीजी क्वेश्चन। 5 रीजन क्या है? पहला, पीपल इन पाकिस्तान हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट द रियल लीडर्स। क्या बोला? क्या बोला? कि पाकिस्तान के पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में हैं, बट ये एक्चुअली रियल लीडर्स नहीं है। जो भी ये लोग खड़े हैं, जिनके लिए वोटिंग करवाई जा रही है, ये एक्चुअल लीडर्स तो है ही नहीं ना, ये तो अपने से खड़े किए गए लोग हैं। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन वेस्ट विद द आर्मी ऑफिशियल्स एंड जनरल मुशर्रफ। भाई इलेक्शन करवा ही क्यों रहे हो पाकिस्तान वालों? तुम लोग दो चीज करना बंद कर दो, एक क्रिकेट मैच खेलना और एक इलेक्शन करवाना। भाई इलेक्शन क्यों करा रहे हो जब फाइनल डिसीजन जो है वो आर्मी ऑफिशियल्स लेते हैं और जनरल मुशर्रफ लेंगे? They formally have an elected parliament and government. The work of the civilian cabinet is supervised by National Security Council, which is dominated by the military officials. Easy? Easy? Military officials ही सब कुछ dominate करते थे। अगला, the real power in Pakistan is in the hands of military officers and not with the locally elected representatives. नेता वेता की कोई पावर नहीं है वहां पे। वहां पे तुम चाहे फॉर्च्यूनर से जाओ नेता बन के, चाहे थार से जाओ, स्कॉर्पियो से जाओ, कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि आर्मी वाला आएगा सीधे अपनी गन लेकर के, और वहां पर आर्मी वालों की चलती है। फिफ्थ, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, जनरल मुशर्रफ वाज रिस्पांसिबल फॉर द coup। समझ गए? सारा कुछ जनरल मुशर्रफ की वजह से हो रहा था। अगला, अगला देखो क्या है, write any 3 arguments in the favor and 2 against democracy as a form of government। 3 लिखना है फेवर में कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, और 2 लिखना है अगेंस्ट में। 2 लिखना है अगेंस्ट में कि भाई डेमोक्रेसी क्यों हमें कभी कभी ये देखो रुला देती है। बिल्कुल रुलाती है, सच बात है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के साथ लिखो। पहला, फेवर में क्या क्या है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल होती है, तुम उससे आके सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो। तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा, नल में पानी नहीं आ रहा, तुम पंचायत में जो जीता है सरपंच, उससे जाके पूछ सकते हो कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है। शहर में रहते हो, म्युनिसिपैलिटी वालों से पूछ सकते हो। इसलिए वो अकाउंटेबल है, जवाबदेही है। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल। इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को बढ़ा देता है डेमोक्रेसी, क्योंकि वहां पर डिसीजन कोई एक आदमी नहीं लेता, एक के नीचे एक ऑर्डर, एक के नीचे एक ऑर्डर, फिर ऑर्डर, फिर ऑर्डर। तो काफी ज्यादा चेक्स एंड बैलेंस होते हैं। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब इतने सारे मेथड में कहीं अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है,
तो वहां पर एक मेथड है कि इसको डील किया जाए, डिसॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। Therefore, it enhances with the dignity of citizens. It enhances the dignity. मतलब कि वो डिग्निटी, मान सम्मान बढ़ाता है लोगों का। इज्जत की जिंदगी तुम जीते हो एक डेमोक्रेसी में। It allows us to correct our mistakes. अपनी गलतियां सुधारने का मौका देता है। किसको? 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 हम सिटीजन्स को। मान लो तुमने गलती से कभी किसी ऐसे इंसान को वोट देकर के जितवा दिया जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो तुम्हारे सपोर्ट का काम नहीं कर रहा है, जो उल्टा लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, तो 5 साल के बाद फिर इलेक्शन और फिर से हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाएगा। बट इसमें गलतियां क्या थी? इसमें गलतियां क्या थी? डेमोक्रेसी के, ये तो फेवर वाले पॉइंट हो गए, और क्या लिखना था साथ में? टू अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या हो सकता है कि यहां पर थोड़ा स्लो डिसीजन मेकिंग है, स्लो डिसीजन होता है, ठीक है। फिर एक और क्या हो सकता है कि यहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। इकोनॉमिक ग्रोथ कहां पर अच्छी होती है? डिक्टेटरशिप में। और यहां पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी हैं। क्या है? डिस्पैरिटीज। कि क्या होता है? अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है, और तो और यहां पर बहुत सारा ब्राइबरी भी है। ब्राइबरी यानी बहुत ज्यादा घूसखोरी भी है। ठीक है, ये 4 में से 2 पॉइंट लिख सकते हो। चलो आगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पर हम गए हैं कूद। इजी सा है ये बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। चलो चलो मेरे साथ पढ़ो। Who led the struggle against apartheid? State any 4 practices followed in the system of apartheid in South Africa. apartheid क्या था? apartheid क्या था? जैसे इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम है ना, अपर कास्ट, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उस तरीके से apartheid क्या था कि जो भी व्हाइट पीपल हैं, गोरे रंग के स्किन कलर के बेसिस पे, वो बेचारे ब्लैक पीपल को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। इसको बोलते हैं अपार्थेड। उनको उनका हक नहीं देते थे, और अपार्थेड के खिलाफ काफी लोगों ने स्ट्रगल करी। मेन इंसान कौन थे जिन्होंने स्ट्रगल करी? जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। हमारे रिस्पेक्टेड, आवाज 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 आनी चाहिए, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस। कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? क्लास 10th में से रिलेटेड एक चैप्टर भी है, नेल्सन। नेल्सन, अब फुल नेम तुम कमेंट में बताओ। अबे भाई, नेल्सन मंडेला। अब इसका एक और फुल नेम है, मतलब नेल्सन मंडेला जी के नाम में बीच में एक मिडिल नेम आता है, तो उनका फुल नेम नेल्सन मंडेला जी का कमेंट करके बताना। आगे आ जाओ, देखो, नेल्सन मंडेला लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। प्रैक्टिसेस क्या क्या थी जो अपार्थेड में यूज की थी? ब्लैक लोगों को, अब ब्लैक लोगों से मेरा मतलब डार्क स्किन्ड पीपल को, जो डार्क कलर के थे, उनको रोका जाता था कि वो व्हाइट एरियाज में ना जाएं, जहां पर व्हाइट स्किन यानी कि लाइट कलर के पीपल, यानी कि गोरे लोग, गोरी चमड़ी के लोग रह रहे हैं। ऑल दी पब्लिक प्लेसेस वर सेपरेट फॉर द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। व्हाइट लोग अलग एरिया में जाएंगे, ब्लैक लोग अलग एरिया में जाएंगे। दे कुड नॉट विजिट द चर्चेस ऑफ द व्हाइट्स। जो ब्लैक लोग हैं ना, ब्लैक कलर के लोग, उनको चर्च तक में नहीं जाने दिया जाएगा जहां पर व्हाइट लोग जाते हैं चर्च में। 4, दे कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। ये एसोसिएशन और प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। सोचो तुम गलत भी करो इनके खिलाफ, आज डेमोक्रेसी में कोई गलत करता है तुरंत प्रोटेस्ट चालू होता है जंतर मंतर पे, लेकिन इनके खिलाफ तुम गलत भी कर रहे हो साउथ अफ्रीका में, बेचारे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ खराब सा नियम था जिसका नाम अपार्थेड था। अगला 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 अगला, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा गया है बताओ? हाउ डिड मोतीलाल नेहरू, अब मोतीलाल नेहरू जी किसके फादर हैं ये तुम कमेंट करके बताओ। ये सब बेसिक चीजें यार जाननी चाहिए तुम्हें, है ना? बता भी होगा कई सारे लोगों को। तो मोतीलाल नेहरू जी, ये जो रिपोर्ट थी, हाउ डिड मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 एंड रिजोल्यूशन एट कराची सेशन 1931 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस शेप्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच गेव अस सैंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मजेदार क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि जो नेहरू जी की रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू जी की 1928 की, जो कराची सेशन था 1931 का, इसके वजह से कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुछ चेंजेस, या कह लो कि कुछ डिसीजन मेकिंग में चेंजेस करने पड़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच गिव सैंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थी? जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, बनाया, और उसको फिर आखिर में जाकर के उसको पब्लिक किया। कैसे कैसे कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहला, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ऑन कराची सेशन शेप्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द फॉलोइंग फीचर्स। अब
मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट की वजह से और कराची सेशन की वजह से। ये फॉलोइंग फीचर्स में डाले गए। क्या क्या फीचर्स थे देखो, 3। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्या बोला फ्रेंच फ्राइज खा लूं? नहीं यार, हर समय खाने पीने की बात, फ्रेंच फ्राइज नहीं, फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कि जैसे वहां पर फ्रेंच वगैरह में हो रहा था ना कि भाई जो लोग 21 ईयर्स ओल्ड हैं, मेल हैं और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, एक्टिव सिटीजन है, वही वोट कर पाते थे। ये सब सिस्टम यहां पे नहीं था। यहां पर आ गया इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि कोई भी आदमी हो अगर वो एडल्ट है तो उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फ्रीडम और इक्वालिटी का राइट मिला कि भाई हम इक्वालिटी के साथ रह सकते हैं, किसी पर भेदभाव नहीं होगा, और फ्रीडम की भी तो राइट होनी चाहिए, आजादी तो होनी चाहिए। फिर प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटीज हमारे कंट्री में हैं, चाहे वो कास्ट वाइज देख लो, चाहे वो क्लास वाइज देख लो, चाहे वो जेंडर वाइज देख लो, रिलीजन वाइज देख लो, कैसे भी हर एक माइनॉरिटी को के प्रोटेक्टिंग राइट्स मिलने चाहिए। ये 3 चीजें डाली गई। अब वर्किंग कैसी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सैंक्टिटी दी? बताओ। पहला, इट वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। क्या बोला मैंने? इट वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल, SOC, सिस्टमैटिक तरीके से, ओपन तरीके से, यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से। तुम देख सकते हो क्या काम चल रहा है, ये नहीं कि कुछ सीक्रेट काम, ये नहीं कि कुछ अंदर कुछ और ही कर रहे हो गड़बड़, ऐसा नहीं। एंड कंसेंसुअल मैनर। Second point, lots of discussion and debates under drafting committee have been preserved as constitutional assembly debates. कई सारी debates जो drafting committee में थी, इसको प्रिजर्व किया गया एट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स, ताकि जो भी डिबेट, जो भी डिस्कशन है, उसको ड्राफ्ट करके रखा जाए। ये नहीं कि सिर्फ मुंह जुबानी रहेगी। ठीक है, ड्राफ्ट करके रखा गया था। अगला, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये चैप्टर मेरे समय क्लास 9th का सबसे इजी चैप्टर था, मुझे सबसे इजी लगता था। तुम्हें कौन सा इजी लगता है तुम बताना। पूरे सोशल साइंस में सबसे इजी चैप्टर यही है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्यों? सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ इलेक्शन कैंपेन यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। अरे भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे इलेक्शन कैंपेन करती है? अपने आसपास देखो, दिल्ली इलेक्शन चल रहे हैं, कैसे इलेक्शन कैंपेन हो रहे हैं? कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट वोटर्स पर्सनली, पर्सनली वोटर्स को कॉन्टैक्ट किया जाता है फॉर चिकन एंड ड्रिंक्स एंड व्हाटएवर स्टफ यू ऑल नो गाइस, है ना। थर्ड, सेकंड, इलेक्शन मीटिंग्स आर हेल्ड, इलेक्शन मीटिंग होती है। थर्ड, पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर, एडवर्टीजमेंट एंड आर्टिकल्स आर पब्लिश इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में रोज मोदी जी की फोटो, राहुल गांधी जी की फोटो, केजरीवाल जी की फोटो हमें देखने मिल जाती है। फिफ्थ, स्लोगन्स ऑन बिग इश्यूज आर यूज्ड टू अट्रैक्ट द वोटर्स, स्लोगन बनाए जाते हैं बड़े बड़े इश्यूज के, ताकि वोटर्स अट्रैक्ट हो। जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो कोई भी इशू वो बनाती है, और जो लीडर है वो भी बनाते हैं। वैसे आजकल केजरीवाल जी का जो घर है, जो वो मुद्दा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है सही, मुझे नहीं पता, मैं बस ये बता रहा हूँ कि उनका स्लोगन बना दिया गया है, उनका एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया है, जो उनका शीश महल वाला टर्म यूज किया जा रहा है उनके घर के लिए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 23, एनालाइज द ट्रेंड्स ऑफ द आउटकम्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। क्या आउटकम्स रहते हैं, ट्रेंड्स बताओ। पहला, कि रिच कैंडिडेट स्पेंड करता है मनी वोटर्स खरीदने में, पैसा फेंको वोट ले लो, बहुत बढ़िया। कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन, लूज कर जाते हैं इलेक्शन जिनका क्रिमिनल कनेक्शन होता है। द इलेक्टोरल आउटकम्स आर एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड कैंडिडेट, जो इलेक्टोरल आउटकम्स हैं वो एक्सेप्ट किया जाता है। देन मोस्टली सिटिंग एमएलएज एंड एमपीज लूज इलेक्शन, मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि एक ही एमएलए एक ही एमपी बार बार जीते जा रहा है, ये नहीं होता इंडिया में। यहाँ पर चेंज, यहाँ पर हम लोग ऐसे हैं कि चैनल का बटन दबा करके, रिमोट का बटन दबा करके चैनल चेंज कर देते हैं। अब 5 साल बाद मौका मिलेगा तो एमएलए एमपी साला नहीं चेंज करेंगे? अबे करेंगे यार, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिफ्थ क्या है, रूलिंग पार्टी ऑफन लूज इलेक्शन ड्यू टू इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी की भी वजह से रूलिंग पार्टी कई बार इलेक्शंस हारती है। देन वर्किंग और इंस्टीट्यूशंस, कैसे वर्किंग होती है इंस्टीट्यूशंस की, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 24, कंपेयर द पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें अगर नहीं आता है तो तुम इस देश के नागरिक हो गए, बट इतना नहीं जान पाए कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या है। बेटा इधर ध्यान दे दो, अभी तुरंत रिवाइज करा दूंगा फटाफट से बिल्कुल। देखो ध्यान से, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एलिजिबल वोटर, हम जो वोटर्स हैं, हम खुद से वोट करके मेंबर्स ऑफ लोकसभा लेकर के आते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एलिजिबल वोटर्स, जो भी वोट करता है इंडिया में। द पीरियड ऑफ लोकसभा इज 5 years,
जबकि यहाँ राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा वोट किए जाते हैं। क्या? इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको हम नॉर्मल जनता डायरेक्टली वोट नहीं करते, इनको इलेक्टेड मेंबर्स खुद से वोट करते हैं, जो कहां के होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। इट इज परमानेंट बॉडी, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। ये एक बार बन गया तो बन गया, 1/3 मेंबर रिटायर करता है हर 2 साल में। ठीक है, यहां पर पीरियड है 5 साल का। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 मेंबर्स। इट हैज नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। यहां पर कम है राज्यसभा में, लोकसभा में ज्यादा है। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। इट ग्रांट्स द मनी फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, मोर पावरफुल देन राज्यसभा। ये ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसको हम खुद, जनता खुद वोट करके लाती है। वहीं द राज्यसभा डज नॉट एक्सरसाइज मच पावर ओवर द बिल्स, लेस पावरफुल देन लोकसभा। इजी क्वेश्चन। यहां पर जो मनी बिल्स होते हैं इस पर कोई पावर नहीं होती राज्यसभा की। ठीक है, चलो अब ये वही लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें बता दिया, सॉल्यूशन पूरा का पूरा, पहले लोकसभा का फिर राज्यसभा का। यहां पर पॉज करके पढ़ सकते हो एंड आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। बस पीछे एक पॉइंट ये बार ध्यान देना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि अगर लोकसभा पास कर दे नो कॉन्फिडेंस मोशन, देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती है। समझ गए ना? बताया ही था कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो लोक से इलेक्ट हुई है। लोक मतलब लोग, डायरेक्ट वोटर्स ने इलेक्ट किया है। बहुत बढ़िया। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि मोदी जी सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हैं पॉलिटिकली देखा जाए तो। कैसे 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 बताओ? ये देखो पोजीशन, पहले तो प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए है। एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो होता है हमारी कंट्री का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम बात करें, he she is the head of the government and all important decisions regarding the country are taken by him her. He she enjoys the real executive powers and the head of the state. मतलब यार इनको रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स मिलती हैं, कुछ भी चाहे कैसे भी चाहे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, किसी से भी चाहे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, चाहे वो कोई देश का नॉर्मल नागरिक हो, चाहे वो बहुत ही बड़े पोस्ट का आदमी हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा सुनना पड़ेगा। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या क्या है? एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। ठीक है, डिपार्टमेंट्स को उनकी पावर दो, समझाओ, और फिर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करना है। Being the chairman of the cabinet, prime minister presides the meeting of the cabinet। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है कैबिनेट का, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं हमारे, सब पूरी कैबिनेट का, तो इसलिए उसको सारी मीटिंग्स देखनी होती हैं। लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, जो कैबिनेट बनता है हमारा, जहां सारे मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, और हमारा ये प्राइम मिनिस्टर, इन हमारा ये प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच की लिंक होती है प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ द नेशन, नेशन का लीडर, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। ठीक है, चलो डेमोक्रेटिक राइट्स, एक और लल्लू सा चैप्टर। यार इतना आसान, 26 क्वेश्चन पे आ गए हैं, बस 33 क्वेश्चन करने हैं, खुशी हो रही है, मजा आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं पढ़ लक्ष्य ऐप पर या पढ़ लक्ष्य.com पे, ये देखो इधर यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इधर सबसे पहले फोकस कर लो, फिर इधर चले जाना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट भी राइट दिया गया है हमें, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ध्यान से देखो। वंस द राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज ग्रांटेड, इट फॉलोज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड। मतलब राइट टू लिबर्टी मतलब फ्रीडम, इक्वालिटी मतलब सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, आजादी से रहेंगे और बराबरी से रहेंगे, कोई ऊंच नीच नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें बताना है कि जैसे ही ये राइट टू लिबर्टी और इक्वालिटी आ जाए, वैसे ही हर सिटीजन को राइट मिल जाता है कि उसको कोई एक्सप्लॉइट ना करे। कैसे? 3 पॉइंटर्स लिखो। पहला, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रैफिकिंग हियर मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यूजुअली वुमेन फॉर इमोरल पर्पस। देखो यार क्या होता है ना कि कई जगह पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तुमने सुना होगा, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बैन करता है, पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है, एक ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और कहां पर होता है मेजरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग? वुमेन के केस में फॉर इमोरल पर्पसेस, फॉर क्रिमिनल पर्पसेस।
Second, our constitution also prohibits forced labor or begar in any form. Begar is a practice where the worker is forced to work without any remuneration. हमारा constitution ही बोलता है कि forced labor कोई नहीं करवा सकता, तुमसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता, कोई बेगार नहीं करवा सकता। बेगार मतलब क्या होता है? भीख मांगना। बेगर नहीं, बेगर अलग है, बेगार अलग है। बेगर एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर किसी से फोर्सफुली काम करवाओ, दादागिरी करो और पैसे मत दो। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गलत मानता है। रिम्यूनरेशन मतलब कि उसकी सैलरी मत दो, पैसे मत दो, ये कर ही नहीं सकते तुम। थर्ड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को मना किया जाता है, नो वन कैन एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। और आगे लिखा है टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और इन एनी अदर हैजार्डस वर्क प्लेस। कोई भी खतरनाक वर्क प्लेस पर चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता अगर वो 14 साल से कम के हैं। अगला, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ध्यान से देखो, ये तुमने एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, एनसीईआरटी के पेजेस पलटते वक्त कभी तो पढ़ा होगा। क्या था? एक्सप्लेन करके लिखना है सिंपली, हर एक चीज पॉइंट में लिखनी है। 6 पॉइंट यहां पर दिए हुए हैं। पहला पढ़ो, द राइट विच प्रोटेक्ट्स ऑल द राइट्स इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी ऐसा राइट जो हमारे बाकी सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, सेवियर बन जाता है, वो क्या है? ऑफ कोर्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर बी आर अंबेडकर कॉल्ड इट द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अंबेडकर हिमसेल्फ द क्राफ्टमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्या बोला कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल है। साथ ही साथ, इफ राइट्स आर लाइक गारंटीज दे आर ऑफ नो यूज इफ देयर इज नो वन टू ऑनर देम। क्या मतलब कि अगर मैं तुमसे बोल दूं कि यार मैं तुम्हें अपनी फेवरेट गाड़ी, ये प्यारी बुलडोजर तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारा राइट है कि तुम जब चाहो तब इस पे घूमने फिरने जा सकते हो, किसी का भी घर तोड़ने जा सकते हो। खैर वो तो सिर्फ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करती है, तुम इधर देखो, तुम घूमने फिरने जा सकते हो, तुम्हारा इतना राइट है, तुम घूमने फिरने जा सकते हो, ठीक है। अब घूमने फिरने जा रहे हो तुम, ठीक है, अब मैं खाली तुमसे ये प्रॉमिस कर दूं, बल्कि ये ना देखूं कि क्या ये राइट तुम्हें मिल भी रहा है, ये ना देखूं क्या ये राइट तुम्हें मिल भी रहा है, क्या ये राइट तुमसे छीना जा रहा है, ये सब मॉनिटर करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो वही कहा गया कि इफ राइट्स आर लाइक गारंटीज दे आर ऑफ नो यूज, कोई इसको ऑनर करने के लिए होना चाहिए, और इसीलिए बनाया गया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर इनफोर्सेबल। फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं कि जो इनफोर्सेबल हैं, जो हमेशा हैं, हमेशा तुम्हारे पास हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? कमेंट करके बताओ। ये किसी लॉ और किसी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है इसके लिए, ये ऑलरेडी हमेशा इनफोर्सेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, मतलब है, कहीं कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। इफ द राइट्स आर वायलेटेड वी कैन सीक प्रोटेक्शन और रेमेडी थ्रू कोर्ट्स। कोर्ट जाकर के प्रोटेक्शन ले सकते हो अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। फिर सिक्स्थ, in case of violation of fundamental right a person can go directly to the supreme court and high court। just imagine कि तुम्हारे साथ कुछ छोटा मोटा भी हो जाए जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो, तो तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, न्यायपालिका से न्याय मांग सकते हो। आगे, पीपल एज रिसोर्सेस, ये एक बढ़िया चैप्टर है। क्या है? हाईलाइट द मेन एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, डिस्क्राइब एनी 2 अचीवमेंट्स इन दिस फील्ड। हाईलाइट द मेन एलिमेंट्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में क्या 2 एलिमेंट्स थे, और डिस्क्राइब करो 2 अचीवमेंट इस फील्ड के अंदर। तो द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नंबर 1, इट एम्ड एट इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सबके लिए एक्सेसिबल हो, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी, सबको हेल्थ केयर मिले। दूसरा, इट एम्ड एट द फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज। अंडर प्रिविलेज का मतलब कि जिसको बर्थ राइट, जिसको बहुत ज्यादा पैदा होते ही अधिकार नहीं मिल गया, बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल गई, जो बेचारा गरीब है, अंडर प्रिविलेज्ड है, उस पे ज्यादा फोकस किया जाए, न्यूट्रिशनल सर्विसेज दी जाए, उसका न्यूट्रिशन पूरा कराया जाए, वरना अंडर न्यूट्रिशन से भी, माल न्यूट्रिशन से भी मौत हो सकती है। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े, जैसे लोग पहले ना सिर्फ 45, ये कह लो कि लोग पहले सिर्फ मुश्किल से 55-60 साल तक जीते थे, अब 75-80 तक जीने लग गए हैं, क्योंकि मेडिकल इंप्रूवमेंट हो चुकी है और चाइल्ड केयर भी अच्छी की गई है। ठीक है, अगला, अचीवमेंट्स क्या है? 2 अचीवमेंट्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसा कि मैंने बताया कि एवरेज कितने ईयर्स तुम जिंदा रहते हो, एवरेज लाइफ। वहीं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि कोई भी बच्चा का डेथ रेट क्या है, कोई भी बच्चा पैदा होते ही उसके मरने का जो रेट है वो कम हो गया है।
यानी अब कम बच्चे मरते हैं क्योंकि अब अच्छी फैसिलिटीज दी गई हैं। डेथ रेट हैज रिड्यूस्ड एंड ब्रेथ रेट हैज कम डाउन। क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला? ये डाउन नहीं अप होगा कि डेथ रेट जो है वो कम हो गया है और बर्थ रेट ज्यादा हो गया है। बर्थ रेट ज्यादा हो गया है, ज्यादा बच्चे अब हेल्दी पैदा होते हैं। क्वेश्चन 29, डिस्क्राइब द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ खराब हो जाएगी। प्लीज कोई जाकर के ये चीज हमारी सरकार को दिखा दो कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई, एम्प्लॉयमेंट दो लोगों को। क्या होगा? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हु आर एन एसेट टर्न इनटू अ लायबिलिटी। एसेट से लायबिलिटी बन जाएंगे। पता है हम सारे लोग हमारी सरकार के लिए एक एसेट हैं। तुम सोचते होगे कि यार अंबानी कितने बड़े आदमी है, अंबानी की वजह से आज सबको कितनी मदद मिल रही है, बट अंबानी कंट्री का एसेट है, कंट्री के काम आ रहा है क्योंकि वो बाकी लोग को करेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बाकी लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प हो रही है उनकी वजह से। तो वो एक एसेट है। अगर अंबानी जी ही अनएम्प्लॉयड होते तो एक लायबिलिटी बन जाते, एक बोझ बन जाते। ठीक है, तो सबको एसेट की तरह ट्रीट करना हमारे देश का, गवर्नमेंट का अधिकार है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग यूथ। यूथ बेचारा डिप्रेस्ड है। पीपल डोंट हैव मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। खुद के पास आईफोन खरीदने का पैसा नहीं है, फैमिली का मोबाइल रिचार्ज कराने का पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। फोर्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल की भी खराब होती है, सोसाइटी की भी खराब होती है। When the family has to live in bare subsistence level, there is decline in health. अब देखो तुम्हारे पूरी फैमिली की इनकम ही 10,000 रुपए है, तो तुम उसमें कहां से हेल्थ चेकअप कराओगे, कहां से आयरन की गोली खाओगे, विटामिन की गोली खाओगे, फ्रूट खाओगे, वेजिटेबल खाओगे, सप्लीमेंट्स खाओगे? नहीं खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। वही ये पॉइंट कहता है। सिक्स, वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अनदर फैक्टर विच इमर्जेस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रिसोर्स का वेस्टेज भी होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आएगा पुअर्टी एज अ चैलेंज से, जो कि एक हलवा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आ चुके हैं। मात्र 3 क्वेश्चन। कौन कौन रेडी है? कमेंट करके 30 टाइप कर दो। कमेंट करो 30, जिसने यहां तक देखा है, जिसने यहां तक देखा 30 टाइप करो, क्योंकि आई कैन टेल यू द मोस्ट सीरियस स्टूडेंट्स आर ओनली अप टू हियर दिस पार्ट। यहां तक सिर्फ वो सीरियस स्टूडेंट्स बचते हैं ना, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि मैं 33 क्वेश्चन पूरे करके जाऊंगा और 110% अच्छे मार्क्स लाऊंगा। डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। क्या बोला? पुअर्टी, गरीबी हटाने के लिए क्या है अपने पास स्ट्रेटजी? एंटी पुअर्टी स्ट्रेटजी, गरीबी हटाने की। प्लीज, गरीबी हटाना और गरीब हटाना दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ सरकारें आती हैं जो गरीबी हटाती हैं, कुछ सरकारें गरीब ही हटा देती हैं, मतलब बेचारे गरीब को ही भगा देती हैं। तो गरीबी हटाने की बात की जा रही, ध्यान देना, दोनों में अंतर है। एंटी पुअर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। पहला, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, टारगेटेड एंटी पुअर्टी प्रोग्राम। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी करो, अपने आप पुअर्टी हटेगी। दूसरा, एंटी पुअर्टी प्रोग्राम चलाओ कि जो बेचारा नीचे रह गया है ग्रोथ होने के बावजूद, वो भी ऊपर बढ़े। कैसे? इंपॉर्टेंट एंटी पुअर्टी प्रोग्राम विच आर इन ऑपरेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज आर, कौन कौन से हैं? पहला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार मतलब कि एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। SGSY वाज लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 1999, यानी कोई कार का नंबर नहीं है, 1999 मतलब कि 1999 में लॉन्च हुआ 1 अप्रैल को। इट aims at promoting enterprises at the village level. It helps the rural people to organize themselves into self-help groups. Self-help groups क्या होते हैं? सर्च करना, मजा आएगा। The objective of SGSY is to bring the existing poor families above the poverty line by providing them income generating assets through bank credit and government subsidy. क्या बोला गया मैंने? क्या बोला इतने एरिया में? बहुत सिंपल सी चीज कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाई गई, जो 1 अप्रैल 1999 को लाई, जिसमें प्रमोट किया गया विलेज लेवल पे एंटरप्राइजेस को, छोटी दुकान को, छोटे बिजनेस को। साथ ही साथ उनको क्रेडिट दिया गया, यानी लोन दिया गया बैंक से, ताकि उनके अंदर बिजनेस करने की चाह आए। गवर्नमेंट सब्सिडी दी गई और ऐसी चीजों से उनकी मदद करी गई। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री ग्रामोदया योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदया योजना, इसमें क्या किया गया? ये फोकस किया गया विलेज लेवल पे डेवलपमेंट किया जाए 5 क्रिटिकल एरियाज में। प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर और रोड। 5 चीजों का डेवलपमेंट। पहला हेल्थ, फिर एजुकेशन, शेल्टर यानी छत, पानी और रोड। एज अ रिजल्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा और रूरल पीपल की भी लाइफ इंप्रूव हुई।
फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। नरेगा क्या है इसमें? नरेगा वाज पास्ड इन सितंबर 2005। The act provided 100 days assured employment to every rural household in 2000 districts. Later the scheme was extended to 600 districts. कि जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं इनको 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता मिलता था, 100 डेज का, ठीक है। 100 दिन तक एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी। कहां पर? पहले सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट में था, अब 600 डिस्ट्रिक्ट में फैल गया है, रूरल एरियाज में है सिर्फ। 4 नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, NFWP। नेशनल फूड फॉर प्रोग्राम यार कि 2004 में आया था 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री के लिए, जहां पर प्रोग्राम ये था कि नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर टू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क once the NREGA is in force, NFWP will be subsumed within this program। मतलब कि जैसे ही नरेगा आ जाएगा NWFP को इसमें डाल दिया जाएगा। ये किसके लिए था? मैनुअल अनस्किल्ड वर्जन के लिए। अनस्किल्ड वर्कर यानी ऐसे वर्कर जिनके पास स्किल नहीं है, कोई भी बहुत ज्यादा पेइंग स्किल नहीं है, उनके लिए था ये, ठीक है। अगला अगला क्या है? गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज ऑफ पुअर्टी इन इंडिया। मतलब कुछ स्टेट अमीर है, कुछ स्टेट गरीब है, सबको पता है प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट इन एवरी स्टेट। इन 20 स्टेट्स द पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज से भी कम है 20 स्टेट्स में। सोचो जैसे ओडिशा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तो पॉवर्टी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बेचारे लोग आज भी गरीबी में जी रहे हैं। While in the states like Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, there is also a significant decline in poverty. States like Punjab and Haryana have succeeded in reducing poverty. यहाँ पर गरीबी थोड़ी कम हुई क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ गया। वहीं वेस्ट बंगाल में जो रिफॉर्म लाएगा इसने हेल्प करी पोवर्टी हटाने में। इजी क्वेश्चन था। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 32। पीडीएस के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीडीएस। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तुमने देखा होगा ना कि कभी कभी तुमने देखा होगा कि कोई व्यक्ति राशन कार्ड लेकर के राशन लेने जा रहा है। वो कहां से राशन लेने जाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, जहां पर उसको राशन दिया जाता है, अनाज दिया जाता है बेसिकली। फॉलोइंग पॉइंट्स इंडिकेट द रोल ऑफ पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन फूड सिक्योरिटी। क्या है पॉइंटर? देखो, गवर्नमेंट रेगुलेटेड शॉप्स बनाई गई, फूड को लोअर कॉस्ट पे दिया गया, स्टैब्लिश किया गया प्राइस कि भाई इस प्राइस से ऊपर नहीं बेच सकते, और इन सारी चीजों से गरीब लोग भी ले सकते हैं। बताया था ना राशन कार्ड, राशन शॉप्स बनाई गई हर लोकेलिटी में। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। जो भी बेलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको जरूरत है उस चीज की, उसको लिए या फिर होता है, उसके लिए रेशन कार्ड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट हैज आवर गवर्नमेंट डन टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर? डिस्कस 2 स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया फूड सिक्योरिटी बनाने के लिए गरीब लोगों के लिए? कि मान लो कल को कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कुछ हो जाए, कोविड जैसी आपदा आई थी, वैसा कुछ हो जाए, तो भाई जो गरीब आदमी है वो खाना कहां से लाएगा? उसकी फूड सिक्योरिटी कैसे रखी जाएगी? 2 स्कीम के बारे में बताओ। पहला, द गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन विद द हेल्प ऑफ केयरफुली डिजाइन्ड फूड सिक्योरिटी सिस्टम। वही पहला वाला फूड सिक्योरिटी सिस्टम, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। कई सारी योजना लाई गई, अंत्योदय, क्या है? अंत्योदया अन्न योजना एंड नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, NFWP। और 2 स्कीम्स कौन सी थी? यही अंत्योदया, क्या क्या ध्यान से देखो अंत्योदया अन्न योजना, ठीक है, जो दिसंबर 2000 में लाई गई, दिसंबर 2000 में। इट केटर्स टू द फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लेवल। अंडर दिस स्कीम 1 crore ऑफ पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर आइडेंटिफाइड, ठीक है। अगली क्या थी? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, NFWP। इसमें क्या है? नवंबर 2004 में लाया गया। ये 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में लाई गई थी, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा के दी जाए। किन लोगों को? अनस्किल्ड वर्कर्स को। समझ गए? इजी। इसी के साथ हमने स्वाहा कर दिया है पूरे 33 क्वेश्चंस। अब इसके आंसर्स के साथ ये पीपीटी मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पढ़लेक्चर ऐप इंस्टॉल कर लो फॉर फ्री नोट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बहुत मेहनत से करवाया है तुम्हारे लिए ये सब। ध्यान से देखना, कुछ नहीं समझ में आए पीछे टैप करना, जाना देखना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। और अभी तो 9th में 10th में यू आर वेलकम्ड टू द मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म पढ़लेक्चर। करना क्या है? नोटिफिकेशन शेयर दे, जाना जा पढ़ ले।